नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 10वीं की इस ऑनलाइन कक्षा में। तो आज हम पढ़ रहे हैं अशोक के बारे में। भारत के महानतम शासकों में से एक शासक अशोक के बारे में जैसा आपको पता ही है कि हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। तो बिंदुसार के बाद में जो मगध का शासक है वो अशोक बना। कौन बना? मगध का शासक अशोक बना। ये यहाँ पड़ता है मगध। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये अफगानिस्तान वाला। तो जैन अनुश्रुतियों में कहा गया है, इसमें कहा गया है जैन अनुश्रुतियों के अनुसार, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासक बना। यानी कि बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक मगध का शासक बने। अशोक स्वयं, बहुत सारी किताबों में लिखा है, अशोक स्वयं ने अपने 100 भाइयों की हत्या की शासक बनने के लिए। कितने? 100 भाइयों की हत्या की शासक बनने के लिए। उसके बाद में 100 भाइयों की हत्या करके मगध का शासक बना, मगध का राजा बना। तो अशोक के बारे में, ये नाम अशोक है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो यहाँ देखो, कर्नाटक पड़ता है, यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक में यहाँ पर सिद्ध अशोक के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा, इन मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक बताया गया है। तो कहाँ बताया गया है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक की कुछ उपाधियाँ भी अभिलेखों में है। उपाधियाँ, अशोक की क्या उपाधियाँ हैं? देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। देवानाम प्रियदर्शी, ये अशोक की उपाधियाँ हैं। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से हुआ था। ये यहाँ मध्य प्रदेश में पड़ता है विदिशा। तो विदिशा की राजकुमारी, विदिशा की राजकुमारी, कहीं कहीं पर तो अशोक की जो पत्नी का नाम है वो विदिशा ही बता देते, जबकि विदिशा एक स्थान का नाम है। विदिशा की राजकुमारी से हुआ था जिसका नाम था शुभदांगी। इससे अशोक के 2 संतानें थी, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र अशोक का पुत्र था और संघमित्रा अशोक की पुत्री थी। अभिलेखों में अशोक की एक और पत्नी का नाम आता है कारुवाकी। तो ये भी याद रखना है कि अशोक की पत्नी कारुवाकी भी थी और शुभदांगी भी थी, और इससे 2 संतानें थी, महेंद्र एवं संघमित्रा। मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि वीडियो चालू हुआ कि वह बंद हो जाता बार बार। हाँ, चल रहा है। तो शुभदांगी से महेंद्र और संघमित्रा हुए। मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, राज्याभिषेक होने के बाद में अशोक ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसी प्रकार से अशोक भी अपने दादा की तरह साम्राज्य विस्तार में लगा रहा। अब देखो, ये यहाँ पर खोतान और ये कश्मीर का कुछ भूभाग बचा हुआ था, कश्मीर। तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष अशोक ने खोतान और कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अशोक के समय बताया जाता है कि ये
नीचे तमिल प्रदेश के अतिरिक्त पूरा भारत मगध साम्राज्य में था। अब यहाँ पर देखो अशोक के समय में यहाँ कुछ अभिलेखों में चोल, चेर और पांड्य जैसे स्वतंत्र राज्य बताए गए। तो 7वें वर्ष में खोतान कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व, ये डेट तो बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग होती है, अपने याद रखना है। राज्याभिषेक के बाद में 8वें वर्ष में 261 ईस्वी पूर्व में यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा में कलिंग। तो अशोक ने 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के दौरान, इस युद्ध के दौरान कलिंग में 1 लाख लोग मारे गए। कितने? 1 लाख लोग मर गए। उस समय वहाँ उड़ीसा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग में उस समय अशोक ने आक्रमण किया, उस समय नंदराज नाम का कोई राजा शासन कर रहा था। नंदराज नाम का राजा शासन कर रहा था और अशोक ने उस समय कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। इन लोग इतनी बड़ी संख्या देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, अशोक विचलित हुआ और उसने श्रमण निग्रोथ, एक बौद्ध ग्रंथ है, और उपगुप्त इनके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, याद नहीं करना, सीधा 10 से सीधा 20, 10 और जोड़ दो 20वें वर्ष में लुम्बिनी यानी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा की, लुम्बिनी की यात्रा की 10वें वर्ष। उसने बेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। अब एक और चीज है, रुम्मिनदेई अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने इन यात्राओं के दौरान वहाँ पर भूमिकर को घटाकर कम कर दिया। भूमिकर को घटाकर 1/6 से घटा करके कितना कर दिया? 1/8। भूमिकर को कम कर दिया इन यात्राओं के दौरान, ये पता चलता है रुम्मिनदेई अभिलेख से। अशोक ने यहाँ पर बिहार में ही, मगध के आसपास, बिहार अभी वर्तमान वाला क्षेत्र बिहार में ही, यहाँ पर बराबर की पहाड़ियों में, बाराबर भी कहते हैं इसको, बाराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। क्या करवाया? आजीविकों के लिए, यहाँ लिख दूं मैं ऊपर, आजीवकों के लिए गुफाओं, ट्रैक्टर आ गया बाहर, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, का 4 गुफाओं का निर्माण कराया, आजीविकों के लिए निर्माण करवाया। अब वो 4 गुफाएं कौन कौन सी है? 2, 3 और 4, चारों के नाम याद रखना। कितनी गुफाएं हैं? 4। कितनी है? 4। कितनी गुफाएं हैं? चापार। पहली गुफा चापार। पूरे विश्व को झोपड़ी बना दी इसने। क्या कर दिया? अशोक ने पूरे विश्व को झोपड़ी बना दी, विश्व झोपड़ी। सुदामा और कर्ण, तो ये चारों नाम याद रखना है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में इन 4 गुफाओं का
निर्माण करवाया था। हो सकेगा तो आपको फोटो दिखा दूंगा, यहाँ स्क्रीन पर आपको फोटो दिख रहा होगा शायद। ऐसी 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? बराबर की पहाड़ियों में। चलो इसको मिटा दूं मैं। अब देखते हैं अशोक का दम। अशोक का दम क्या था? तो अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए कुछ आदर्श बताए हैं। उन्हीं आदर्शों को अशोक का दम कहा गया है। तो ध्यान रखना अशोक का दम क्या है। तो अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए कुछ आदर्श बताए हैं, उन्हीं को अशोक का दम कहा गया है। जैसे पाप कर्म से निवृत्ति, दया, दान, कुछ ऐसे नियम थे, ऐसे आदर्श थे जिनको अशोक का धम्म कहा गया है। तो कुछ आवश्यक शर्तें अशोक के धम्म की वो देखते हैं। तो दया करना, पाप कर्म से मुक्ति, पाप नहीं करना, शुचिता रखना, शुचिता रखना, माता पिता का आदर करना, गुरुजनों का सम्मान करना, जीव हत्या नहीं करना, जीव हत्या नहीं करना, मांस नहीं खाना, ऐसे कुछ आवश्यक शर्तें थी अशोक के दम की। अशोक के तीसरे अभिलेख में अल्पसंग्रह और अल्पव्यय के बारे में भी बताया गया है। तो अशोक के तीसरे अभिलेख में अल्पसंग्रह और अल्पव्यय के बारे में भी बताया गया है। तो ये था अशोक का दम। अब देखो धम्म यात्रा। धम्म यात्रा, तो धम्म यात्रा क्या होती थी? अशोक से पहले जो शासक हुए हैं वो विहार यात्राएं करते थे। कैसी यात्राएं करते थे? विहार यात्राएं। विहार यात्राओं में क्या होता था कि शिकार करते थे। जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो क्या करते थे? शिकार करते थे। लेकिन अशोक ने इन विहार यात्राओं की जगह धम्म यात्रा यानी कि जो बौद्ध स्थान होते हैं, बौद्ध स्थल होते हैं, उनकी यात्रा करना शुरू किया। बौद्ध स्थलों की यात्रा करना शुरू किया। तो ये थी अशोक की धम्म यात्रा, यानी शिकार नहीं करना, विहार यात्रा की जगह बौद्ध स्थलों की यात्रा करना, उसको कहा गया है धम्म यात्रा। इसके अलावा अनुसंधान, अनुसंधान क्या था कि अशोक अपने प्रादेशिकों, युक्तकों
इन सबको ये पद होते थे मौर्य साम्राज्य में कुछ, तो इनको क्या करता था कि हर 5वें वर्ष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा पर भेजता था। उसको अभिलेखों में अनुसंधान कहा है। क्या कहा है? अनुसंधान। अब इसके अलावा धम्म महामात्र ये एक प्रकार का पद होता था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में इस पद का सृजन किया। धम्म महामात्र क्या होता था? एक पद था, इसमें क्या करना था? धम्म का प्रचार प्रसार करना। ये धम्म महामात्र क्या करते थे? धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। कैदियों को जेल से छुड़ाना, बंदियों को छुड़ाना, कैदियों को छुड़वाने का काम करना था। प्रशासन व्यवस्था देखना, कैदियों के परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये सब धम्म महामात्र के कार्य थे। अब है अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण अशोक के बारे में जो चीज है वो है अभिलेख। चल रहा है? बंद तो नहीं हुआ? अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण चीज। अभिलेख क्यों? क्योंकि अशोक ही पूरे भारत में पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया। तो अशोक ने सबसे पहले अभिलेख लिखा है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ईरान के राजा, याद रखना, ईरान के राजा, सीधे सीधे याद रख लो, दारा। क्या? ईरान, दारा से। इसको डेरियस भी कहा जाता है। डेरियस कौन सा? प्रथम। तो इससे अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा मिली, क्योंकि ईरान में डेरियस ने भी अभिलेख लिखवाए थे। तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिली है एक अंग्रेजी विद्वान जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। कौन था ये? एक अंग्रेजी विद्वान था। यहाँ द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित व्यक्ति था। पुराने सिक्कों की खोज करना, उनको पढ़ना, पुरानी भाषा व अभिलेखों को पढ़ना। देखो अशोक के अभिलेख कौन सी भाषा में? ब्राह्मी भाषा में। कौन सी? ब्राह्मी लिपि में। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में। कौन सी? खरोष्टी लिपि में। इस वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। बाकी सभी अभिलेख, अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। सबसे पहले पढ़ने में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के दूसरे और तीसरे अभिलेख में यमन नरेश आंटियोकस के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो ये थी अशोक के बारे में। अब देखो अशोक की मृत्यु हो जाती 232 ईस्वी पूर्व। कब हो जाती? 232 ईस्वी पूर्व। अशोक के बाद क्या हुआ कि जो भी शासक हुए वो सभी अयोग्य हुए। सभी शासक अयोग्य कैसे हुए? अयोग्य शासक। अशोक की मृत्यु हो गई 232 ईस्वी पूर्व में। अशोक के बाद में मगध का जो शासक है वो बना कुणाल। तो ऐसे ही देखो याद रख लेना, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इसका पुत्र हुआ बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। अब अशोक के बाद में जो मगध का शासक बना वो था कुणाल अंधा होने के कारण शासन करने लगा संप्रति।
और कुछ समय तक अशोक के एक और पुत्र जिसका नाम है दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। उस समय यहाँ कश्मीर जो है, कश्मीर का इतिहास लिखा है कल्हण ने। किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। कल्हण ने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है राजतरंगिणी, यानी कि राजाओं की नाव, राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी में बताया है कि उस समय कुणाल जब मगध का शासक था, उस समय कश्मीर का शासक बन गया था जलोक। कौन बन गया था? जलोक। और ये बन गया था कश्मीर का शासक। कहाँ का? कश्मीर का। तो जलोक कश्मीर का शासक था। एक और इतिहासकार है हमारे तारानाथ जी बताते हैं कि वीरसेन एक स्वतंत्र शासक बन गया था। स्वतंत्र। और ये कहाँ का बन गया था? गांधार का। गांधार की राजधानी तक्षशिला। ध्यान रखना है, तक्षशिला में ही वो विश्वविद्यालय था जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा हुई थी। तो ये तारानाथ जी बताते हैं कि वीरसेन एक स्वतंत्र शासक बन गया था गांधार का। ये यहाँ पड़ता है तक्षशिला। तो यहाँ का एक स्वतंत्र शासक बन गया था वीरसेन। जलोक कश्मीर का शासक था, ये बताते हैं कल्हण अपनी राजतरंगिणी में। और अशोक के बाद में कुणाल अंधा हो गया तो संप्रति ने शासन किया कुछ समय तक, दशरथ ने भी किया। अंतिम शासक ध्यान रखना है अपने को, बृहद्रथ। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक, प्रथम शासक मौर्य वंश का, यानी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और अंतिम बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसने कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। और मगध में एक नए वंश, शुंग वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? शुंग वंश। तो पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मगध में शुंग वंश की स्थापना की। तो इस तरह से ये हमारा अशोक था। और हम आगे वाले वीडियो में मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, मौर्य प्रशासन। तो आप, आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो एक जादू बताता हूँ मैं आपके लिए। कैमरे को थोड़ा दूर लो। हाँ, अब देखो वीडियो के नीचे एक ऐसा अंगूठा दिख रहा है? हाँ, उसके ऊपर उंगली रखोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो हुआ? हाँ, लाल रंग भी अच्छा नहीं लगता तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे हम। और उसके बाद गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश के बारे में। इस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।